माय नेम इज अरबाज शेख और मैं यहाँ पे एमसीक्यू जो लॉ के आए हैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। और अभी मैं जस्ट लाइव आया था लेकिन मैं उसको डिलीट कर दिया। आई डोंट नो, मेरा इंटरनेट का कुछ ग्लिच हो रहा है एक्चुअली। तो आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे लोग लाइव में ऑलमोस्ट अराउंड 50 लोग देख रहे थे। बट आई नीड टू डिलीट दैट वीडियो बिकॉज बीच में वो एरर आ गया, नहीं हो पाया। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा ये वाली वीडियो को फास्ट रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, आपने लोन लिया है और लोन को आपको है ना बीच में मीन्स ये करना था, क्या बोलते हैं, सॉरी लोन नहीं, रीपेमेंट नहीं कर पाया आप लोन का, और यहाँ पे आपने इशू करना चाहा इक्विटी शेयर। तो जब आप रीपेमेंट जो डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट का, उसके 5 साल जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप नया इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, ऐसा अपना लॉ कहता है। अब उसमें यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपको मीन्स दिसंबर में आपने मतलब ड्यू को जब आपने फाइनलाइज कर दिया, क्लियर कर दिया, तो उसके बाद ही आप वहां से 5 साल है, नहीं। लॉ में ये कहा गया है जिस साल आपका डिफॉल्ट हुआ है कंप्लीट, उस साल को छोड़ दो, उसके नेक्स्ट ईयर से गिनो। मतलब ये वाला साल है हमारा 23-24 वाला, ये वाला ईयर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, 5 साल यहाँ से गिना है 24 के बाद से, तो 25, 26, 27, 28, 29, 5 साल 2019 में होते, 29 में होते हैं। तो यहाँ पे ये दो आंसर आ रहा है। अब ये दो आंसर में से मैंने क्या बोला, ये साल पूरा कंप्लीट करो मार्च तक के, तो मार्च से पूरा कंप्लीट हुआ तो अप्रैल तक के जो नया साल आएगा 29 का, वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक जो ए है और यही करेक्ट है। और इसमें है ना, आप एक बार ये अच्छे से पढ़ना। इसका पढ़ने के बाद आपको है ना समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जब एन एक्ट हैज बीन पास, में पढ़ देता हूँ, बाय गवर्नमेंट एंड through sufficient times the eclipse since the act was passed it has not been brought into force by government। जब गवर्नमेंट मतलब ऐसा कोई पास करना रहा, ठीक है, और उसने गवर्नमेंट ने फोर्स उसको करके मतलब लॉ को एक्टिवेट नहीं किया, मतलब आया नहीं, लाया नहीं है, तो यहाँ पे डी आंसर इज द करेक्ट। आप पढ़ना समझना, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कंसिडर द क्वेश्चन एज टू व्हेन द एक्ट शुड बिगिन टू ऑपरेट। मतलब कब से वो एक्ट को चालू करेंगे, वो ये कोर्ट के डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकता है कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। और ये इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस थोड़े से डिफिकल्ट, जैसे डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस आपको कंफ्यूजिंग जैसे। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा है इजी कि मैस्कुलिन जेंडर में आप इंक्लूड करते हैं फीमेल को। ठीक है, ये एक केस सिनेरियो है। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, हाँ ये वाला एमसीक्यू ना मैंने अभी किया था, इसमें क्या बोल रहा है, आपने ना लोन लिया है, ठीक है, आपने फिर आपको अर्जेंट लोन बोल रहा हूँ, आपने डिपॉजिट किया है, सॉरी, डिपॉजिट करने के बाद आपको है ना वो अर्जेंट रिक्वायर्ड जरूरत पड़ी मनी की, क्योंकि उसके बच्चे को कुछ एजुकेशन बाहर पढ़ना था, इसलिए उसने अपने डिपॉजिट को है ना तोड़वाना चाहा। जब कोई भी डिपॉजिट को तोड़ता है बीच में टर्म्स के, ठीक है, तो अपन डिपॉजिट कितने 6 से 36 मंथ के लिए देते हैं। उसके बीच में अगर किसी को मनी चाहिए रहता है तो उसके इंटरेस्ट रेट से 1% की पेनल्टी लगती है, उसको एक इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10% के रेट से उसने डिपॉजिट किया था, तो अब उसे कितना मिलेगा रिटर्न में, जब मिलना रहेगा तो 9% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9% के हमारे पास दो आंसर है। तो एक में दे रहा है कि 1 मई से, ये तो ये दोनों का सेम है, यहाँ पे 13 मंथ्स का पीरियड दे रहा है, और यहाँ पे कितने मंथ्स का पीरियड दे रहा है, 11 मंथ्स का। तो अभी ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इसने क्या बोला है ना, आप जिस साल तोड़ते हो तो वो साल पूरा कंप्लीट करो, वो साल कंप्लीट करो, लेकिन आपका ड्यूरेशन जब खत्म होने वाला था असल में लोन का, ठीक है, समझो ये हमारे 2 साल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 साल है, यहाँ से यहाँ दूसरा साल है, तो आपने समझो तोड़ा है यहाँ पे, कब तक है तोड़ा है, यहाँ पे तोड़ा है, और आपका कंप्लीट होने वाला था यहाँ पे, आपका अमाउंट, आपका डिपॉजिट का मेच्योरिटी होने वाला था, तो आपका इंटरेस्ट जो रेट रहेगा वो यहाँ तक ही रहेगा। लेकिन आपने क्या कहा है, यहाँ पे आपका जो ये रहेगा डिपॉजिट का मेच्योरिटी रहेगा, अगर ये 6 मंथ से पहले हो रहा है तो इसको कंसीडर नहीं करना, लेकिन आपका मेच्योरिटी अगर 6 मंथ के बाद हो रहा है तो इसको पूरा फुल ईयर कंप्लीट करके आपको उसका ये अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 6 मंथ से पहले ही मेच्योर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके पीरियड तक ही लेना पड़ेगा जो 11 मंथ्स आ रहा है, ना कि 13 मंथ्स, 2 महीने अपने को कम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हर कोई नहीं समझ पाएगा, मैंने पूरा प्रॉपर अभी डीप में नहीं गया, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा मेरे को अभी यहाँ पे अर्जेंट काम है, इसलिए मैं सोचा थोड़ा फास्ट फास्ट ये आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आंसर कैसे आ रहा है, आप लॉजिक लगा के पढ़ के आंसर के सिनेरियोस में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ जॉइंट शेयर होल्डर, ये सॉरी जॉइंट डिपॉजिट की बात कर रहा है। यहाँ पे जॉइंट डिपॉजिट में आपको मिनिमम मिनिमम एक, जॉइंट तो मतलब दो ही लोग का होता है, तो मिनिमम दो, और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं जॉइंट में, 4 लोग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप ये वाले आंसर को चेक करना, यू एंड 2 मेंबर्स, यू तो एक मेंबर हो गया,
2 मेंबर्स अलग से हो गए तो टोटल कितने हो गए, 3 मेंबर्स हो गए, तो ये आंसर सही रहेगा। ठीक है। आपको प्रोविजन याद रहना चाहिए, आपको इजीली आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि यू और एनी 2 मेंबर्स, मतलब क्या, एक आदमी यू और 2 अलग आदमी, मतलब टोटल 3 आदमी कर सकते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि लिस्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनीज है, और यहाँ पे आपको बताना है कौन सी चीज है ना कॉन्स्टिट्यूट करती है डिपॉजिट। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड एज डिपॉजिट, मेजरली ऐसे ही होता है। ठीक है। तो ये आंसर इजी है, इसका कुछ मेरे को नहीं लगा कुछ हार्ड एंड टफ रूल था जो आपको नहीं समझ में आया रहेगा। तो डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, विच अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक इज नोन एज, इज कॉल्ड एज, इज कैन बी कंसिडर्ड एज, जो भी बोलो, डिपॉजिट। यहाँ पे ये एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, समझना ये चीज को। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये लोग को इशू करना है प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस में कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे प्रोस्पेक्टस में, देखो नीचे से पढ़ते हैं। अंडर राइटिंग अग्रीमेंट, मतलब आप जो शेयर इशू करने वाले तो अंडर राइटर को अपॉइंट किए रहोगे, तो उसके साथ जो अग्रीमेंट हुआ है वो तो दिखाना पड़ेगा बराबर, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे बोला है नॉट टू बी एनेक्स, नॉट टू बी एनेक्स इसीलिए बोला, मतलब कौन सी चीज को नहीं लगाना है। यहाँ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर ये सब कर रहे हैं, इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग अ मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर्स देयरऑफ, मतलब आपको ऐसे मेमोरेंडम ऐसे मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो है फुल पर्टिकुलर्स आपको मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो उसकी कॉपीज आप लगाओगे, हाँ लगाओगे, ऑफकोर्स लगाओगे। ठीक है। यहाँ पे तो इसका आंसर भी ये नहीं रहेगा, तो क्योंकि इसको लगाओगे तो आंसर जो पूछ रहा है वो क्या नहीं लगाओगे ये पूछना चाहता है। एनी कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट से अगर आपने कोई भी कंसेंट लिया है प्रोस्पेक्टस बनाने के वक्त में, तो आपको समझाना पड़ेगा वो चीज का कंसेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस में लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आपने उस चीज के उसके एक्सपर्ट के कंसेंट की वजह से उसके मतलब डायरेक्शन के वजह से आपने कुछ उसमें चेंजेस किए रहेंगे, तो उसका जो कंसेंट है वो आपको लगाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी मतलब क्या, कंपनी जब बनी थी उससे भी पहले के जो एक्सपेंस हुए रहेंगे कंपनी बनने से भी पहले, तो वो वाले एक्सपेंस का क्या मतलब है यहाँ पे लगा के, तो आंसर यहाँ पे ए बन जाता है। ठीक है। तो वो लगाओगे नहीं प्रोस्पेक्टस में। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जब अल्टरेशन बना किए हैं कॉम्पेट गेमिंग लिमिटेड ने अल्टरेशन की है, तो डॉक्यूमेंट जो डिलीवर करेगी रजिस्ट्रार को कब तक की करेगी, तो यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेंस अल्टर्ड ऑन, कब अल्टर्ड किया है, 29 सितंबर को। तो जब भी अल्टर करते हैं उसके 30 दिनों के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ता है, आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 29 सितंबर है ना, हाँ सितंबर, तो अगला महीना क्या होगा, 30 दिन के बाद मतलब 29 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये बोला है कि कॉम्बैट गेमिंग लिमिटेड जो है उसको डॉक्यूमेंट कहाँ पे सबमिट करना है, तो आप समझना ये कंपनी कहाँ की है, बाहर कंट्री की है, तो इसका कौन सा आरओसी हो जाएगा, आरओसी दिल्ली हो जाएगा इसका। ये चाहे ये कंपनी मुंबई में रहे, चाहे ये कंपनी कोलकाता में रहे या फिर हैदराबाद में रहे, मतलब नहीं बनता है, कहीं का भी आरओसी नहीं लेना है, सीधा चुपचाप आपको कहाँ लेना है, दिल्ली का आरओसी लेना है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, बहुत सारे लोगों को इजीली मिल गया होगा। और यहाँ पे ये नया केस लॉ है, इसमें इसने क्या बोला है, अगर आप कोई भी नेम चेंज करते हो, अप्लाई करते हो उसके अप्रूवल के लिए, तो वो नेम किसने कितने दिन के लिए रिजर्व रहता है, कितने दिन के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ एलएलपी की बात हो रही है, एलएलपी में समझना, एलएलपी में 3 महीना इज द आंसर। और इसमें कंपनी में अगर न्यू कंपनी है और ओल्ड कंपनी है तो उसके लिए अलग होता है, न्यू कंपनी के लिए 20 डेज, ओल्ड कंपनी के लिए 60 डेज। ठीक है। तो एलएलपी की बात करें तो 3 महीना इज द राइट आंसर। आई थिंक सो सबको समझ गया रहेगा। और यहाँ पे ये बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर्स अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एक ही क्राइटेरिया है, कितने भी पार्टनर्स रहे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चलेगा, लेकिन कोई एक मिनिमम एक होना चाहिए क्या, रेजिडेंट। तो यहाँ आ जाओ, इस पे ए पार्टनर है, 170 दिन है, मतलब यहाँ पे 120 दिन की क्राइटेरिया को इसने फुलफिल किया। फिर यहाँ पे एक बी पार्टनर है, बी थोड़ा चुक गया है, हाँ बी पार्टनर है जो 110 दिन के लिए है तो कम है। यहाँ 100 दिन के लिए है सी, तो ये भी कम है। तो ये दोनों तो मतलब अलोन बी और सी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते जब तक ये ए बीच में नहीं आएगा। तो देखो ए है, तो मतलब यहाँ पे तो ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं, ये ए और सी भी बन सकता है, ए और बी भी बन सकता है, ए बी सी तीनों बन सकते हैं, लेकिन बी और सी अलोन नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ नॉट इन अकॉर्डेंस पूछ रहे हैं, नॉट इन अकॉर्डेंस मतलब ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि बी और सी अकेले डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते। आई थिंक सो समझ गए होंगे। ठीक है।
और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये बोल रहा है लिमिटेड पार्टनर शाल फाइल एवरी इंडिविजुअल फॉर कंसेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो आप कब, आप जब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनते हो तब आपको एक मतलब आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है आरओसी को पर्टिकुलर्स हर एक इंडिविजुअल के डिटेल्स के बारे में। तो कितने दिन में आपको फाइल करना पड़ेगा, उसका आंसर है 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे भी 30 डेज है, यहाँ पे भी 30 डेज है। आपको समझना है कि इसका अपॉइंटमेंट जब से होगा तब से ही उसके 30 डेज काउंट होंगे। ऑफ कोर्स समझ रहे हो, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं होगा। ठीक है। और केस लॉ 5 पे आ जाते हैं। केस लॉ, ये 4 है सॉरी। यहाँ पे आ जाते हैं कल्चरल टूल, कौन सी मिनिस्ट्री के इसमें आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ता है, कौन सी मिनिस्ट्री से कल्चरल टूल का अप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ए आंसर टिक किया रहेगा, जो आंसर बी इज द राइट आंसर। कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसका कल्चरल टूल है, जो इससे पहले मैंने लाइव वीडियो में आया था। तो मैंने ये मिस्टेक से एक्चुअली बोला था पहले से ही कि एमसीक्यू के मेरे आंसर वो टाइम के भरोसा नहीं करना, मैं एमसीक्यू के अलग से आऊंगा। तो एमसीक्यू इसका आंसर ले आया हूँ मैं, बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, वो टाइम पे मेरा एक्चुअली मैं भी क्लिक नहीं कर पाया कल्चर टूल का, तो एक्सटर्नल अफेयर से मैंने लिंक कर दिया, तो इसका आंसर राइट बी है। ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं अवेलिंग फॉरेन स्टडीज इसके लिए। यहाँ पे देखो जब 3 क्राइटेरिया, 3 चीज रहती है जब आप फॉरेन जा रहे हो स्टडी के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या फिर ये क्या बोलते हैं अनफोर्सिन अननोन पीरियड के लिए। वो ऐसा तीसरा एग्जाम्पल मेरे को अभी जबान पे नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे 3 एग्जाम्पल्स है ना अपने, वो 3 स्टडी मेडिकल और इसके लिए अनसर्टन पीरियड के लिए। तो फिर इसमें क्या रहता है ना, आपको इसकी रिक्वायर्ड नहीं रहती है, अप्रूवल की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रूवल रिक्वायर्ड लगेगा किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जीओआई का। यहाँ पे प्रोहिबिटेड बोल दिया है, तो ये हो नहीं सकता है। यहाँ ये विड्रॉ करने बोल रहा है, तो फिर ये रिक्वायर्ड आरबीआई की अप्रूवल, तो आरबीआई की अप्रूवल भी नहीं लगेगी। यहाँ साफ साफ लिखा है डू नॉट रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो डी इज द राइट आंसर। और इसमें क्या होता है ना, ये 3 चीजों में आप कितना भी अमाउंट चाहो लेके जा सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहता है सही, इसका लॉजिक पूरा मेन बिहाइंड यही है। और द रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो कल्चर टूल के लिए है, वो रेमिटेंस यहाँ से जो कर रहे हैं हम, वो किस चीज का टाइप का कर रहे हैं। देखो ये तो कुछ रहता नहीं है, ये हाइब्रिड और एमोटाइज करके कुछ ऐसा होता नहीं है ना। तो 2 बचा करंट और कैपिटल। तो कैपिटल तो समझ में आता है भाई एसेट वेसेट के लिए, तो यहाँ पे कल्चर टूल का कोई एसेट वेसेट नहीं है, तो अपन करंट अकाउंट का इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आई थिंक सो सब आंसर मेरे राइट है। कोई अगर रॉन्ग लगे तो देख लेना, ये 12th वाला मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डाउट में डालता है, लेकिन ठीक है कुछ रहेगा तो मेरे को बता देना प्लीज। ठीक है। और सॉरी कि मैंने थोड़ा लाइव में आया ना, लाइव में पता नहीं मेरा नेटवर्क इशू कर रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डेट, बहुत 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 ज़्यादा सॉरी बोलता हूँ मैं उस चीज़ के लिए। बट आई थिंक सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और आप आगे टैक्स की पढ़ाई करोगे। और इसके ज़्यादा आंसर्स के अंदर आप मत जाना, क्योंकि कैसा है कुछ कुछ राइट रहेंगे, कुछ कुछ रॉन्ग रहेंगे, तो फिर आपका मोटिव डाउन नहीं होना चाहिए। मेन आपका मोटिव डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बिल्ड अभी तक के है और आगे भी रहना चाहिए। पूरे आपको 6 पेपर देने हैं अगर ग्रुप 2 दोनों दे रहे हो तो टिल देन आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर हो सके तो प्लीज कमेंट करना, प्लीज कमेंट करना। मैंने थोड़ी मेहनत किया है, और मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मीन्स यू कैन से प्रोफेसर, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, टिल देन बाय।